Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So this video is all about the NCERT line by line reading of chapter Primary Activities, which is chapter number 4 of Geography class 12th. Okay, तो इसमें हम line by line जो है इस chapter को पढ़ेंगे और इसका meaning भी समझेंगे. So let's start with the chapter. प्राइमरी एक्टिविटीज़, देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है कुछ पार्ट्स में, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी आती है. तो देखते हैं क्या क्या है ये आपका. इसके अंदर सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि क्या जनरेट करती है, इनकम जनरेट करती है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जिसमें कि पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, देन सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़. तो 4 तरीके की एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन एनवायरनमेंट, एज दीज रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स. जिसमें हम डायरेक्टली अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं. वो एक्टिविटीज़ जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो डायरेक्ट नेचर का, नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, जिसके अंदर आपका हंटिंग एंड गैदरिंग आ जाता है, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, फिशिंग आ जाती है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वारिंग. ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी किस में आ जाती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी होती है. ये बहुत ही बेसिक जो नेचर में अवेलेबल है हम उसी को यूज़ करते हैं इसके अंदर. तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है. ठीक है, फिर देखिए क्या पूछा है इन्होंने. वाई आर इनहैबिटेंट्स ऑफ कोस्टल एंड प्लेन रीजन्स एंगेज्ड इन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली. कह रहा है कि जो लोग कोस्टल एरिया में होते हैं या जो प्लेन एरियाज में होते हैं वो जनरली फिशिंग और एग्रीकल्चर इसमें क्यों इन्वॉल्व होते हैं. एंड देन व्हाट आर द फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स विच अफेक्ट द टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट रीजन्स. और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की प्राइमरी एक्टिविटी जो है कहीं पे होगी. तो अभी हम आगे इन चीज़ों को देखेंगे. देखिए, जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम जनरली बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स. क्यों? क्योंकि वो बाहर धूप में, गर्मी में काम करते हैं, तो इसीलिए उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है. अब आता है सबसे पहला टॉपिक हंटिंग और गैदरिंग का. हंटिंग और गैदरिंग में क्या है, ये जो है ये सबसे पुरानी एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते थे. अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेड ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस. अपने सस्टेनेंस के लिए वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट पे सबसे क्लोज रिलेशन जो होता था वो इसी एक्टिविटी के थ्रू होता था इनका. दे सबसिस्टेड ऑन एनिमल्स विच दे हंटेड. वो एनिमल्स पे डिपेंड करते थे जिनको वो हंट करते थे. द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड. प्लांट्स जो कि वो गैदर करते थे उस पे वो डिपेंड करते थे फॉरेस्ट से. ठीक है. प्रिमिटिव सोसाइटीज़ डिपेंडेड ऑन वाइल्ड एनिमल्स. प्रिमिटिव सोसाइटीज़ वाइल्ड एनिमल्स का हंट करती थी. ठीक है. जो लोग कोल्ड एरिया में रहते थे, पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग. जो लोग जो हैं वो मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहते थे, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, वो लोग हंटिंग पे डिपेंड करते थे. जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते थे वो वहाँ पे क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है, तो पानी की अवेलेबिलिटी है तो फिशिंग इज़ अ स्कोप जहाँ से कि वो अपना सर्वाइवल देख सकते हैं. सो पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया स्टिल कैच फिश, दो फिशिंग हैज़ एक्सपीरियंस्ड मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से फिशिंग जो है वो उसमें कुछ चेंजेस भी आ गए थे, लेकिन फिर भी जो लोग कोस्टल एरिया में थे वो फिशिंग का ज़्यादा प्रेफर करते थे. मैनी स्पीशीज़ नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट. कई सारी स्पीशीज़ अभी ख़त्म भी हो गई हैं या एंडेंजर्ड हो गई हैं. ठीक है. ड्यू टू इलीगल हंटिंग या पोचिंग, इसकी वजह से कई सारे जो हमारे एनिमल्स है, स्पीशीज़ हैं, वो ख़त्म भी हो गए हैं. ठीक है. द अर्ली हंटर्स यूज प्रिमिटिव टूल्स. अब प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता था, जो पहले के टाइम पे टूल्स होते थे बना के उसको, और उसके बाद उसको यूज़ करते थे टू किल द एनिमल. ठीक है.
तो प्रिमिटिव टूल्स को यूज़ करते थे जो कि किसके बने होते थे, स्टोन्स के बने होते थे। उसको उससे वो बो और एरो ये सब बना के उसको यूज़ करते थे, ठीक है, सो दैट द नंबर ऑफ किल्ड वॉज लिमिटेड। अब क्या होता था, एनिमल्स जो हैं वो मतलब उसके थ्रू वो मारते थे। वाई हैज़ हंटिंग बीन बैंड इन इंडिया? अब बैन क्यों किया है? जाहिर सी बात है क्यों बैन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो इतने समय से हंटिंग की प्रथा चलती आ रही थी उसकी वजह से एनिमल्स की जो स्पीशीज़ है उसके ऊपर, इसका नंबर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। उस नंबर को वापस सस्टेन करने के लिए जो कभी पहले था, तो वो चीज़ पे आने के लिए हंटिंग और पोचिंग को अभी बैन कर दिया गया है। गैदरिंग एंड हंटिंग जो है वो ओल्डेस्ट एक्टिविटी रह चुकी है, ठीक है। पहले सबसे पहली यही एक्टिविटी होती थी जो लोग अपने सर्वाइवल के लिए करते थे। दीज आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस। अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से ये एक्टिविटी होती है। जैसे गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। गैदरिंग कहाँ पे होती है? ज़्यादातर गैदरिंग की जाती है हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में। इट ऑफन इन्वॉल्व्स, अब गैदरिंग में क्या होता है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करते हैं टू फुलफिल देयर नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जैसे मान लीजिए जो लेडीज़ होती थी पहले के टाइम पे, तो उनका जो मेन होते थे उनका काम होता था बाहर जाना, हंट करना, ठीक है, और जो लेडीज़ होती थी उनका काम होता था जो प्लांट्स हैं उसमें से फ्रूट्स वगैरह जो है वो निकालना, जो एडिबल पार्ट है वो निकालना, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके मेडिसिनल पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना, ताकि अगर हंटिंग के टाइम में कुछ हार्म हो जाए, कुछ इंजरी हो जाए, तो उसको फिर वो मेडिसिनल प्लांट्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी नीड्स को जो फुलफ़िल करते थे ये लोग, तो वो गैदरिंग और हंटिंग वॉज अ प्रोसेस ऑफ दैट। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और सबसे अच्छी बात क्या थी, पैसे की जो इन्वेस्टमेंट थी इसमें बहुत कम थी, ठीक है, मतलब पैसा नहीं के बराबर चाहिए होता था। इट रिक्वायर्ड ह्यूमन लेबर। इसको बनाने के लिए, टूल्स और ये सब करने के लिए क्या होता था कि लेबर की ज़रूरत होती थी, ना कि मनी की। उस टाइम पे मनी का इतना वो नहीं था वैल्यू। एंड ऑपरेट्स एट अ वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही हल्की टेक्नोलॉजी से काम हो जाता था। द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो, बट क्योंकि एक पर्सन जो है वो इन्वॉल्व है इसके जो भी टूल्स बनाने हैं उसमें, तो उसके कारण क्या होता था कि जो यील्ड होता था, जो प्रोडक्टिविटी होती थी पर पर्सन, वो बहुत कम होती थी। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जिसे हम सरप्लस कहते हैं वो नहीं बच पाता था। तो द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज़ प्रोड्यूस्ड। लिटिल या फिर तो बहुत कम या फिर ना के बराबर जो है सरप्लस अमाउंट बचता था, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता था, ठीक है। गैदरिंग जो है वो कौन से एरिया में प्रैक्टिस की जाती थी? हाई लैटिट्यूड एरिया में, जिसमें कि नॉर्दर्न कनाडा आ जाता है, नॉर्दर्न यूरेशिया आ जाता है, सदर्न चिली आ जाता है। लो लैटिट्यूड यानी कि जहाँ पे गर्मी, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है, वहाँ पे भी होता था। अमेजोन बेसिन हो जाता है उसमें, ट्रॉपिकल अफ्रीका आ जाता था, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आ जाता था, इंटीरियर पार्ट्स आ जाते थे साउथ ईस्ट एशिया के, क्योंकि इंटीरियर पार्ट्स में मौसम एक्सट्रीम होता है। जहाँ पे पानी होता है ना आसपास में, सराउंडिंग में, वहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है कि पानी जो है वो गर्मी के इफेक्ट को कैंसिल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है, बिकॉज इंटरनल पोर्शन लैंडलॉक्ड होता है। तो लैंडलॉक्ड एरिया में जो मॉइस्चर है उसकी कमी के वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हाईएस्ट रहता है, हायर जोन में रहता है। तो ये आपका गैदरिंग के कुछ एरियाज़ दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे गैदरिंग होती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, और क्वेश्चन क्या होगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल दीजिए, हंटिंग और गैदरिंग, ठीक है। और आपको ये पूछा जा सकता है कि इन विच एरियाज गैदरिंग वॉज प्रेफर्ड, ठीक है, या गैदरिंग वॉज अ प्रिमिटिव एक्टिविटी दैट वॉज प्रेफर्ड। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपसे कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि जो गैदरिंग है वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में या क्यों प्रेफर की जाती थी, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ गैदरिंग। तो बेनिफिट क्या था गैदरिंग का कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, इसमें
जो है प्रोडक्टिविटी वो तो कम थी, वो इज़ नॉट अ बेनिफिट। बट बेनिफिट में आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत बेसिक लेवल की चाहिए होती है। तो इस वजह से क्या था, इट वॉज ईजी फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, अब आ जाता है इन मॉडर्न टाइम्स सॉरी इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड। क्या होता है आज के टाइम पे, जो मार्केट ओरिएंटेड गैदरिंग होती है कि क्या डिमांड में है वो ही चीज़ गैदर की जाएगी, और ये सारा चीज़ बहुत मार्केट डिपेंडेंट हो गया है, बहुत कमर्शियल हो चुका है। गैदरर्स करेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज लीव्स, barks of trees and medicinal plants and after simple processing sell the products in the market। तो क्या होता है आज के टाइम पे गैदरर्स जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, इट इज़ नॉट बेसिकली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय देम, इट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द मार्केट, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द पीपल। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, वो गैदर किया जाता है। और जब वो गैदर किया जाता है तो उसको फिर प्रोसेस करके उससे जो भी प्रोडक्ट आता है उसको फिर मार्केट में उतारा जाता है। और इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके बार्क, पेड़ का जो ट्रंक पोर्शन होता है जिसको यूज़ किया जाता है क्यूनाइन बनाने के लिए, टेनिन एक्सट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है मैं बताती हूँ। क्यूनाइन एक वाइट कलर का छोटा छोटा सा फूल होता है जिसके अंदर की मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसको एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद टेनिन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कॉर्क जो होता है लीफ का, पेड़ का कॉर्क यूज़ करते थे। लीव सप्लाई मटेरियल फॉर बेवरेजेस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर, थैच एंड फैब्रिक्स। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए, गैदरिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और गैदरिंग करके इन सब चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, इनसे जो भी मेडिसिन है या जो भी केमिकल जो कि बनाया जा सकता है उसको बनाया जाता है, ताकि फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाए। बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज नाउ अ डेज इज नॉट गोइंग टू मेक मेडिसिन और एक्सट्रैक्ट मेडिसिन आउट ऑफ लीव्स, दे वुड प्रेफर द ऑलरेडी रेडीमेड काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। तो उस हिसाब से आज के टाइम पे गैदरिंग की इंपॉर्टेंस रह गई, ये पहले बहुत थी। ठीक है, नट्स फॉर फूड, ऑयल एंड ट्री ट्रंक, जैसे हम देखते हैं ये सब जो हमारे एसेंशियल ऑयल्स वगैरह होते हैं, है ना, जो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो ये आपके मास्क वगैरह बनते हैं, हेयर मास्क और स्किन मास्क, तो उन सब के अंदर भी एसेंशियल ऑयल जो है वो डाला जाता है। तो ये एसेंशियल ऑयल्स भी जो है ये किसी ना किसी मतलब पर्टिकुलर प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं, और उसी को वो गैदर करके ही किया जाता है, फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। आगे देखिए तो एक पार्ट होता है च्युइंगम जो होता है ना, उसका क्या होता है, जो च्युइंगम का जब फ्लेवर चला जाता है तो जो आपके पास पोर्शन बचता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड चिकल, उसको चिकल कहते हैं। और एक होता है ज़ेपोटा ट्री, तो उस ट्री के अंदर एक ब्राउन कलर का फ्रूट होता है और उस फ्रूट से मिल्क निकलता है और उस मिल्क से ये बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये एक इन्फॉर्मेशन, आप गूगल पे देखिएगा कि ज़ेपोटा ट्री क्या होता है। वो ना एकदम हार्ड, मैंने देखा था, हार्ड सा ब्राउन कलर का वो होता है, फ्रूट होता है। और हार्ड क्या मतलब थोड़ा ब्राउन कलर का फ्रूट सा होता है, चीकू टाइप का दिखने में लगेगा, बट एक्चुअली में कुछ और होता है। और उसके अंदर ब्राउन कलर का उसके अंदर जो मिल्क निकलता है फ्रूट में से, उसको यूज़ करते हैं च्युइंगम बनाने के लिए। देन गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट एट ग्लोबल लेवल। अब देखिए ग्लोबल लेवल पे गैदरिंग एक तो बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, तो ग्लोबल लेवल पे इतना प्रोडक्शन हो कि ग्लोबल लेवल पे उसको यूज़ किया जा सके, इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रोडक्ट्स ऑफ सच एन एक्टिविटी कैन नॉट कॉम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। तो जो गैदरिंग है, एक तो ये मैनुअल प्रोसेस है, तो ये ग्लोबल लेवल पे इसका आ पाना इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, इट्स रेयर। ठीक है, ऐसा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो कि वर्ल्ड मार्केट में, मतलब ये इससे जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो वर्ल्ड मार्केट में डायरेक्ट उतारे जा सके, ये थोड़ा मुश्किल है। मोर ओवर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी। अब देखिए क्या होता है, मार्केट में कौन सी चीज़ आती है जिससे कि जो मार्केट में उस चीज़ को उतार रहा है उसको भी कोई बेनिफिट हो। ठीक है, अगर उसे ही कोई बेनिफिट नहीं होगा तो वो मार्केट में कोई चीज़ क्यों ही लॉन्च करेगा।
अब ये ग्लोबल गैदरिंग जो है वो इतना मैनुअल प्रोसेस है और इसकी इतनी कम रिक्वायरमेंट है कि अब देखिए जो अगले लेवल पे बेचा जाएगा तो ये बहुत सस्ता और बहुत ही चीप रेट पे बिकेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे गैदरिंग जो है उसको एक एक्टिविटी इतना कंसिडर नहीं किया जाता है। वाई? बिकॉज कि वो बहुत अच्छा आउटपुट नहीं देगा टू ऑल्सो टू द पर्सन हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट, राइट। तो इस वजह से सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, यानी उसी गैदरिंग से इकट्ठे किए गए सामान को ये लोग पहले प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके उसका कुछ मीनिंगफुल, कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं। आप ऐसे ही किसी को पत्ता दिखा दोगे कि ये पत्ता बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे परचेज कीजिए, तो ये परचेज हो पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उसके लिए पे करना प्राइस, ये तो और भी मुश्किल है। तो लेकिन अगर आप उसी पत्ते से कोई प्रॉपर काम की चीज़ बनाकर, कोई कॉस्मेटिक, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी आप बना के, कोई मेडिसिन अगर आप दें तो शायद आप उसके बेनिफिट बताएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वही चीज़ होती है यहाँ पे। तो मोर ओवर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइसेस हैव रिप्लेस्ड मेनी आइटम्स सप्लाइड बाय गैदरर्स इन दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने जो कि लो प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे आइटम्स को इस तरीके से क्या किया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के उसको सब रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। हंटिंग एंड गैदरिंग एक एक्टिविटी हो गई। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं विच इज़ पेस्टोरलिज्म, ठीक है। एट सम स्टेज इन हिस्ट्री, किसी स्टेज पे हिस्ट्री के, विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, जब ये रियलाइज होता है लोगों को कि यार हमेशा हंटिंग इज नॉट समथिंग विच इज़ गोना वर्क, ठीक है, तो उस टाइम पे एक एक्टिविटी आती है पेस्टोरलिज्म, जो कि लोगों के काम आनी स्टार्ट होती है। क्योंकि देखिए एक तरफ आप जानवर मार रहे हैं, यू आर किलिंग एन एनिमल, तो नंबर तो घट रहा है ना, तो आप कब तक हंटिंग कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए डोमेस्टिकेशन इज रादर अ मच बेटर वे। वाई? बिकॉज इन पेस्टोरलिज्म यू आर डोमेस्टिकेटिंग एन एनिमल, ठीक है, यू आर यूजिंग दैट वन एनिमल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट, एंड प्लस आप उसका ध्यान रखते हैं, उसको केयर करते हैं, तो जब तक वो एनिमल की लाइफ है वो तब तक एनिमल आपको सर्व कर सकता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पेन फ्री प्रोसेस, इसमें कोई पेन भी नहीं है, कोई किलिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं पेस्टोरलिज्म जो है वो लोगों को लगने लगता है कि हाँ भैया ये एक अच्छा मेथड है। वहाँ से आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि इसमें भाई हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड, सबसे पहले सिलेक्शन ठीक जानवर का होना चाहिए कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में वो जानवर सही तरीके से लाइफस्टाइल अपनी मतलब वो रह सके, ठीक है, वो चीज़ का है, सर्वाइव कर सके। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से जो है सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा जानवर पाला जाएगा। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन दोज रीजन्स डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करता है या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे क्या डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल को रियर करना जो है वो सही रहेगा एट कमर्शियल लेवल, ठीक है, कि उससे निकलने वाला प्रोडक्ट, उससे मिलने वाला जो भी प्रोडक्ट है तो वो कितना काम आ पाएगा। तो दैट इज समथिंग विच इंक्लूड्स पेस्टोरलिज्म। अब इसमें क्या होता है, आता है नोमैडिक हर्डिंग। आपने पहले भी सुना होगा नोमैड्स के बारे में। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो कि बंजारे, हु कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो नोमैडिक हर्डिंग जो है वहीं से आता है पेस्टोरल नोमैडिज्म। ये अगेन एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, पुरानी एक्टिविटी है, जिसके अंदर जो हर्डर्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक, अपने कैटल के पूरे ग्रुप के साथ, जो भी उनके डोमेस्टिकेट किया है जिस एनिमल को उन्होंने, उसके साथ वो मूव करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पैस्चर्स एंड वाटर, ठीक है, डिपेंड करता है अब कहाँ पे कितना खाना अवेलेबल है, ठीक है, तो वो उस एरिया में मूव करते हैं, तब तक मूव करते हैं जब तक उन्हें एक सही जगह फॉर देयर एनिमल्स नहीं मिल जाती है।
ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। एक अच्छी जो एक प्रॉपर जो नोमैडिक कम्युनिटी है वो एक प्रॉपर टेरिटरी होता है उसका, और वो उनका ट्रेडिशन होता है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाई जा रहे हैं, नहीं, दे हैव अ प्रॉपर लोकेशन जहाँ पे वो जाएंगे। मतलब उनका ना एक साइकिल टाइप का होता है कि यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, तो वो प्रॉपर, और ना घूमते घूमते उन्हें उस एरिया का आइडिया हो जाता है। तो वो ये जानते हैं कि इतने देर में ये एरिया जो है ये वापस से अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगा जब उन्होंने उसे ग्रेजिंग करके ख़त्म कर दिया है। तो अब उसके बाद वो नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करते हैं। तो समहाउ जो है वो उनकी वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी होती है, ठीक है। अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एनिमल्स होते हैं। जैसे अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें, कहाँ चला गया, ये रहा। अगर हम ट्रॉपिकल अफ्रीका की बात करें तो कैटल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है। सहारा की अगर बात करें तो एशियाटिक डेजर्ट या एशियाटिक डेजर्ट्स की अगर हम बात करें तो शीप, गोट्स, कैमल आर रियर्ड। तो वहाँ पे शीप, गोट्स और कैमल को रियर किया जाता है। माउंटेनियस एरिया की बात करें तो ऐसा एनिमल होगा जिसमें से वूल निकाला जा सकता है, ठंड में जो सर्वाइव कर सकता है वैसा एनिमल होगा। तो वहाँ पे वही तिब्बत, एंडीज, याक है ना, इल्माज। एंड इन आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज reindeer आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड रेनडियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल। क्या पढ़ रही हूँ मैं, तो वो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स के नाम दिए कि अलग अलग एरियाज में कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। खास करके यहाँ ट्रॉपिकल अफ्रीका में आप देखिए, सॉरी एशियाटिक डेजर्ट्स में शीप एंड गोट्स, ठीक है। तो हमें लगता है कि गर्मी वाले जगह है तो वहाँ पे शीप नहीं होगा, ऐसा नहीं है। शीप और गोट्स जो है वो प्रेफर किए जाते हैं अलॉन्ग विथ कैमल्स, ठीक है। तो रेनडियर और ये सब जो होते हैं ये सब आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स माने जाते हैं, ठीक है। पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विथ 3 इंपॉर्टेंट रीजन। 3 रीजन से रिलेटेड है ये। सबसे पहला रीजन आता है वो अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। तो आप ना यहाँ पे अगर देखेंगे तो कौन सा रीजन इन्होंने बताया है, अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टवर्ड अक्रॉस अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ से आ जाता है आपका, ईस्ट अफ्रीका से लेके ये मंगोलिया, चाइना, इस तरफ जो है ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है उसमें, वहाँ पे द सेकेंड रीजन जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो आ जाता है टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया का जो टुंड्रा रीजन है वो आ जाता है इसमें। इन सदर्न हेमिस्फेयर देयर आर स्मॉल एरियाज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका। सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा रीजन है, साउथ वेस्ट अफ्रीका का रीजन है ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर आइलैंड के पास पे साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है वहाँ पे आपका ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया जो है किस में आ जाता है आपका, इसके लिए पेस्टोरलिज्म के लिए जाना जाता है। मूवमेंट इन सर्च ऑफ पैस्चर, ये घास फूस के सर्च में जैसे कि एनिमल्स को आप खिला सके। अंडरटेकन ईदर ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और वर्टिकली फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर इन द माउंटेनियस रीजन। चाहे वो मतलब एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मूव करें, चाहे वर्टिकल डिस्टेंस में मूव करें, पहाड़ों से पहाड़ पे मूव करें, बट दे हैव टू मूव, ठीक है। क्योंकि एक जगह पे तो ग्रेजिंग करवा करवा के एरिया ख़त्म हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, ये जो प्रोसेस होता है माइग्रेशन का, ठीक है, फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पैस्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन माउंटेन पैस्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। इसको क्या कहते हैं आप, ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें प्लेन एरिया से माउंटेनियस रीजन पे जाया जाता है खाने पीने के लिए समर्स के टाइम में, फिर वापस आ जाते हैं ये लोग जब मौसम थोड़ा सा विंटर वाला हो जाता है तो पहाड़ों पे ठंड हो जाती है, तो कम बैक टू द प्लेन एरियाज। तो इस प्रोसेस को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। और ये जो माउंटेनियस रीजन होता है सच एज हिमालय, अच्छा माउंटेनियस रीजन्स में खास करके जो आपके ट्राइब होते हैं,
ठीक है, गुज्जर्स होते हैं, बकरवाल होते हैं, इनके बारे में ना आपने मेरे ख्याल से 9th के सोशल में भी इनका नाम था, गुज्जर्स, बकरवाल्स, है ना, गड्डीज, भूटियाज, ये सब के बारे में। माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू माउंटेनियस इन समर्स एंड टू द प्लेन फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड पैस्चर्स इन विंटर्स। तो ये लोग क्या करते थे, जब गर्मी होती थी, बर्फ़ पिघल जाती थी, तो वो लोग पहाड़ पे जाते थे अपने कैटल्स को लेके, ऑब्वियसली पैस्चराइजेशन के लिए, पैस्टोरलिज्म के लिए, पैस्चराइजेशन बोल रही हूँ मैं, क्या मिक्स कर रही हूँ, तो पैस्टोरलिज्म के लिए जाते थे, और उसके बाद फिर वापस उन्हें लेके आते थे विंटर के टाइम में, जब भी बर्फ़ हो जाती थी वहाँ पे, माउंटेनियस रीजन ठंडा हो जाता था, तो वो वापस प्लेन पे आ जाते थे। तो इतने में क्या होता है ना कि जो प्लेन या माउंटेनियस एरिया होता है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो पुराने वाले एरिया को रिप्लेनिश होने का टाइम मिल जाता है, तो वही चीज़ यहाँ भी होती थी, ठीक है। सिमिलरली टुंड्रा रीजन में क्या था, जो नोमैडिक हर्डर्स थे वो साउथ टू नॉर्थ मूव करते थे इन समर्स, साउथ से नॉर्थ चले जाते थे समर्स में, और नॉर्थ से साउथ आ जाते थे विंटर्स में, क्योंकि नॉर्थ एरिया जो है वो कूल हो जाता था विंटर्स के टाइम में, ठीक है। नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग। आज के टाइम पे जो नंबर है धीरे धीरे घटता ही जा रहा है पेस्टोरल नोमैड्स का। क्यों? क्योंकि एरिया जो है ना, अगर आप 9th में आपने पढ़ा है, तो 9th में जो चैप्टर है जिसमें ये पेस्टोरलिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि ब्रिटिश इंडिया में क्या क्या रूल्स लग गए थे टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। इन लोगों के मूवमेंट को लिमिट करने के लिए बहुत लॉज लगा दिए गए थे, इनको क्रिमिनलाइज भी कर दिया गया था कई कई जगह पे, कि मतलब क्योंकि ये लोगों का कोई प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं होता है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डोंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, तो इस वजह से इन्हें क्रिमिनलाइज करके एक विलेज में, एक एरिया में लिमिट कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो आप अगर पढ़ा है आपने या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ ऐसा इनका हो गया। तो इस वजह से क्या है कि पेस्टोरल नोमैड्स का जो नंबर है ना वो धीरे धीरे कम होता चला गया। क्यों? क्योंकि इनका एरिया जो है ना वो श्रिंक करते चले गए। तो ये एक रीज़न था, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, एंड व्हेन दे नीड सम स्पेस तो वो ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस जो खाली है, और वही ऑक्यूपाई जब वो करते हैं तो जो एरिया पेस्टर करने के लिए पहले था अवेलेबल, अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो धीरे धीरे एरिया श्रिंक होता है। इन इंडिया आई एम टेलिंग कि वो चीज़ जो है आपकी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश इंडिया था उसका जो इन्वायरमेंट था वो रिस्पॉन्सिबल था इंडिया में नोमैडिक पीपल का रिस्ट्रिक्ट हो गई थी एक्टिविटी वहाँ पे। बट ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग, एरिया जो है वो श्रिंक होता है। दिस इज ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब देखिए वर्ल्ड के अंदर क्या रीज़न है कि अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर बीच में बॉर्डर बना दिया है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि पहले नहीं थे, अभी वीज़ा लो, पासपोर्ट लो, ये लो, नहीं है तो आप दूसरी कंट्री कैसे जा सकते हैं, आप वहाँ पे फिर इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं ना मूवमेंट पे, इसके कारण कहीं ना कहीं ये जो पेस्टोरलिस्ट वाला जो एक्टिविटी है ये बहुत लिमिट हो चुका है। दूसरा, न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। अब हर कंट्री जो है, मैंने बताया जैसे पॉपुलेशन अब बढ़ रहा है तो पीपल आर नाउ ऑक्यूपाइंग द वैकेंट स्पेसेस, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो लोग ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं तो वो एरिया इतना वैल्यूएबल अगर होगा तो उसको गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी उस एरिया को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसी ना हो जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हार्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सब रीजंस की वजह से जो पेस्टोरल एक्टिविटी है वो लिमिट हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नोमैडिक हर्डिंग के बाद जो पेस्टोरलिज्म से रिलेटेड है वो है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। क्योंकि एक तो हो गया कैटल को लेके मूव करना यहाँ वहाँ उनके सर्वाइवल के लिए, दूसरा कि उनको क्या क्या आपको कैसे टेक केयर उनकी करनी है, ठीक है, तो वो चीज़ है। अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। ये जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल लाइवस्टॉक जो है वो रैंचिंग इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है, एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रैंचेस, ठीक है। दीज रैंचेस कवर लार्ज एरियाज। इसमें किस तरीके के एरियाज आते हैं,
लार्ज एरियाज आते हैं एंड आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पार्सल्स विच आर फेंस्ड टू रेगुलेट द ग्रेजिंग। तो क्या होता था, ग्रेजिंग के लिए एक एरिया प्रॉपर लोकेटेड होता है कि ये एरिया जो है यहाँ पे घास अवेलेबल है, यहाँ पे फूड फॉर लाइफ स्टॉक अवेलेबल है, तो इस एरिया में जो है ग्रेजिंग ही की जाएगी। व्हेन द ग्रास ऑफ वन पार्सल इज ग्रेज्ड, जब एक जगह का ग्रास जो है वो खत्म हो चुका है, एनिमल्स आर मूव टू अनदर पार्सल, तो एनिमल्स को लेके ये जो हर्डर्स होते थे दूसरी जगह चले जाते थे। द नंबर ऑफ एनिमल इन अ पास्चर इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पास्चर। तो क्या होता था कि जहाँ पे वो पास्चर कराने जा रहे हैं वहाँ की कैपेसिटी के हिसाब से एनिमल्स रखे जाते हैं। ऑब्वियसली बात है ना भाई, जिस रीजन में रहेंगे, ठीक है, उस रीजन का नोमैड्स, बिकॉज दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, सो दे हैव अ वेरी फाइन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज अवेलेबल, ठीक है, एट विच प्लेस और क्या है, तो वो उनको पता होता है। तो अब उन्हें पता है तो दे वुड प्रेफर द नंबर ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू दैट। ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें पता है कि हमारे पास ग्रास की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, हमारे पास इन्वायरमेंट बहुत ही हार्श है, तो वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं रखेंगे अपने पास में। लेकिन अगर उन्हें पता है कि इतने से इतने टाइम में हमारे पास एनिमल्स ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे इनकम जनरेट करने का तो हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज क्लाइमेट इज़ इन आवर फेवर, जो लैंड है उससे हमें अच्छा खासा पैस्चर मिल जाएगा। तो जब उन्हें ये बात पता रहेगी तो वो नंबर बढ़ा देंगे। फिर द मोमेंट जब उन्हें लगेगा कि भाई अब जो ये वाला टाइम है यहाँ पे हमारे पास अब नंबर कम कर देना चाहिए, बिकॉज द लैंड इज़ लेस अवेलेबल एंड ऑल्सो द क्लाइमेट इज़ गोइंग इन द एडवर्स डायरेक्शन, तो फिर वो उस हिसाब से एनिमल्स का नंबर कम करते हैं। तो वो उन्हें पता होता है तो वो वैसे मतलब अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। Then the number of animals in a pasture is kept according to carrying capacity of the pasture. Obviously, this is a specialized activity in which only one type of animal is reared. ये specialized activity और एक type के animal को इसमें rear किया जाता है, ठीक है। Important animals include sheep, cattle, goats and horses. तो ये animals है जिन्हें कि ज़्यादातर रखा जाता है। इनसे क्या है, मीट अवेलेबल हो जाता है, वूल अवेलेबल हो जाता है, हाइड्स एंड स्किन आर प्रोसेस्ड, इनकी जो स्किन है या और भी जो पोर्शंस है उसको यूज़ किया जा सकता है, एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। और आज के टाइम पे इसको तो वर्ल्ड मार्केट पे भी यूज़ किया जाता है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इन रैंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए स्पेसिफिक साइंटिफिक बेसिस। अब देखिए क्या होता है, कैसे रेयरिंग करते हैं, साइंटिफिक कैसे है ये। द मेन एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। तो देखिए ब्रीडिंग करवाई जाती है, इंटर ब्रीडिंग करवाई जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, क्योंकि ब्रीडिंग एक ऐसा मेथड है जिससे इनका जो नंबर है उसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी क्या होता है कि ब्रीडिंग जो है वो कहीं ना कहीं जैसे क्रॉस ब्रीडिंग है, तो उससे क्या होता है कि जो हमें डिज़ायर्ड क्वालिटी है किसी भी एनिमल की, ठीक है, वो हम जो है वो ला सकते हैं ब्रीडिंग के थ्रू नए जनरेशन में। मतलब ब्रीडिंग में क्या होगा कि दो पेरेंट्स जो है उन्हें ब्रीड करवाया जाएगा ताकि एक हमें एक प्रॉपर मतलब नया जनरेशन का न्यू इंडिविजुअल हमें मिल सके। अब ये जो नया इंडिविजुअल होगा ना, अगर इसके पेरेंट्स डिसाइड हो गए, ठीक है, पेरेंट्स डिसाइड हो गए कि भैया ये फीचर वाले पेरेंट चाहिए हमको, तो उस हिसाब से मेल और फीमेल पेरेंट डिसाइड हो गए। अब जब क्रॉसिंग होगी और अब जब न्यू इंडिविजुअल या न्यू जनरेशन का इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो नया ऑफस्प्रिंग जब हमारे पास आएगा तो उसके अंदर वो डिज़ायर्ड क्वालिटी होगी। तो क्रॉस ब्रीडिंग ब्रीडिंग ना सिर्फ नंबर इम्प्रूव करता है बल्कि नंबर तो सस्टेन करता ही करता है, साथ में डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल भी हमें मिलता है, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी होती है। दूसरा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। अब क्या होता है, जीन मॉडिफिकेशन टाइप के तरीके होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग टाइप का मेथड होता है, जिससे क्या करते हैं कि एनिमल के जीन्स को निकाल के जो डिज़ायर्ड क्वालिटी वाला जीन होता है वो उसके अंदर डाल के और उस सेल को एनिमल की बॉडी में डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, फिर एनिमल के बॉडी में वो सेल मल्टीप्लाई करता है और फिर उस एनिमल के अंदर वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है।
इस मेथड के थ्रू डिजीज कंट्रोल भी किया जा सकता है, ठीक है। और हेल्थ केयर करना, वैक्सीनेशन प्रॉपर प्रोवाइड करना, ये सब आता है किसमें, रियरिंग में, एनिमल्स को रियर करने में। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुगे हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग जो है प्रैक्टिस करी जाती है, ठीक है। अब आ जाता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की अगर बात करें, दो एक्टिविटी हमने पढ़ ली, हंटिंग, गैदरिंग एंड पेस्टोरलिज्म। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर जो है वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ physical and socio-economic conditions which give rise to different types of agricultural system। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, ठीक है। बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, किस तरीके की फार्मिंग है, ठीक है, किस क्रॉप की फार्मिंग है, ठीक है, इस पर किस तरीके के एनिमल्स को रेस किया जा रहा है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हमें इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सबसे आता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, ऐसा एग्रीकल्चर होता है जिसमें जो फार्मिंग एरिया होता है, ठीक है, इन विच द फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स लोकली अवेलेबल होते हैं उसको इस्तेमाल करके प्रिमिटिव मतलब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। और ये दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस होता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस जो है सबसे पुराना मेथड है, इसमें टेक्नोलॉजी कम चाहिए होती है। देखिए प्रिमिटिव चीज़ों में टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, जाहिर सी बात है ना, बिकॉज वो है ही प्रिमिटिव, पुराने टाइम के लिए है, तो उस टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो पीपल इनिशियली वर नॉट दैट टेक्नो फ्रेंडली, नॉट द टेक्नोलॉजी वॉज दैट डेवलप्ड, तो इस वजह से क्या होता है वहाँ पे ये सब की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, लेबर रिक्वायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा, काम बहुत होता है उसमें। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ऑब्वियसली शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जहाँ पे एक लैंड पे फार्मिंग की, उसको यूज़ करा, हार्वेस्टिंग करी, अगले लैंड पे चले गए, उसको रिप्लेनिश होने के लिए छोड़ दिया। इसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, उसे जला दिया जाता है लैंड को, ताकि वो फिर आगे उसको टाइम मिल जाए रिप्लेनिश होने का, एंड देन उसके बाद फिर आगे मूव कर दिया जाता है। बट फिर वो वापस आते हैं उस लैंड पे, ऐसा नहीं कि जलाते गए छोड़ते गए, ठीक है। बट हाँ, इट इज़ अ मेथड विच ऑल्सो इज़ नॉट वेरी मच यूजफुल फॉर दी लैंड, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स इसको प्रैक्टिस करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, स्पेशली अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि कौन से एरिया में किस तरह क्या प्रैक्टिस किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पेपर में पूछने के चांसेस हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कहाँ की जाती है और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ किया जाता है वो भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर साउथ अमेरिका का जो ये नॉर्दर्न पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका के ज़रा से पोर्शन में आप देख लीजिए, पूरा अफ्रीका जो है सहारा डेजर्ट के नीचे ऑलमोस्ट कर ही रहा है, ठीक है, प्रिमिटिव फार्मिंग। उसके बाद एशिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद एशिया क्या इंडिया में भी होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद श्रीलंका नहीं सॉरी, ये जो आपका जावा, सुमात्रा, ये सब जो है ना, ये इंडोनेशिया, ये वाले एरियाज़ में भी ये वाली फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है इन सब एरियाज़ में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वेजिटेशन इज़ यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर। इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया ही, स्लैश एंड बर्न कहते हैं इसे, कि वो ना लैंड को क्लियर कर देते हैं आग लगा के, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल को थोड़ी सी फर्टिलिटी मिल जाती है, रिप्लेनिश होने का टाइम मिल जाता है, तो इट्स समहाउ ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इट्स नॉट जस्ट शिफ्टिंग, वही स्लैश एंड बर्न, कहीं पे इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है, कहीं मिल्पा, तो वो आप देखेंगे किस किस जगह पे क्या नाम है इसके। कम से कम मैंने नहीं तो कुछ 20-25 कम ही बोल रही हूँ मैं, 40 के करीब मतलब है, जो कि मतलब क्या क्या नाम है इसके, किसी शॉर्ट्स में या किसी उसमें डाल दूंगी मैं, तो उसमें ना बहुत सारे नाम है किस किस एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या क्या कहते हैं। द कल्टिवेटेड पैचेज आर वेरी स्मॉल। कल्टिवेटेड पैचेज जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। कल्टिवेशन इज़ डन विद वेरी प्रिमिटिव टूल्स, बताया ही मैंने, इसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो बहुत बेसिक टूल्स यूज़ किए जाते हैं, स्टिक्स एंड होज टाइप के।
कुछ टाइम के बाद यानी कि 3 से 5 साल के बाद सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, तो फार्मर जो है वो दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर जाता है, शिफ्ट्स टू अनदर पार्ट एंड क्लियर्स अदर पैच ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन, और फिर वो जो लैंड है उसको क्लियर करते चलते हैं। द फार्मर में रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम, तो जिस पैच को उसने जला के ख़त्म करा था वो वापस वहाँ पे आ जाते हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज दैट साइकिल ऑफ झूम इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, cycle of झूम become less and less due to loss of fertility in different parcels। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप लैंड को जलाते जाते हैं, हाँ उन्हें रिप्लेनिश होने का टाइम मिलता है, बट अगर कोई चीज़ जल रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी। तो एक टाइम के बाद क्वालिटी पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। इट इज़ प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन, सबसे ज़्यादा ये कहाँ देखा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, असम, अरुणाचल, इन सब जगहों पे इसे झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। देन सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो इसे मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में भी इसे मिल्पा कहा जाता है। इंडोनेशिया वगैरह में इसे लदांग कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में। और मैंने आपको बताया ना, डाल दूंगी मैं, लगभग आई थिंक कुछ तो मैंने इसके पढ़े थे, कुछ 30-40 के आसपास इसके थे, जो कि किस स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर जो है वो लार्जली देखा जाता है पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, जैसे ऑब्वियसली इंडिया का उत्तर प्रदेश आप कह लीजिए, इंटेंसिवली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वहाँ पे फॉलो किया जाता है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत है, मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इट, सो दैट्स वाई। तो उससे कमर्शियल आउटपुट निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में जो कमर्शियल आउटपुट है वो निकालना बड़ा ज़रूरी होता है, प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस पर लोगों की मतलब लाइफ डिपेंड कर रही है। सो इंटेंसिव जो है वो 2 टाइप के हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, एंड सेकेंड इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी के अलावा, ठीक है। तो क्या है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ राइस क्रॉप। तो जो वेट पैडी कल्टीवेशन है, वेट पैडी कल्टीवेशन मीन्स जिसमें ज़मीन आपकी मतलब जो सॉइल है वो वेट होनी चाहिए, ठीक है, उसको पानी चाहिए बहुत सारा। तो इस तरीके की क्रॉप में राइस ग्रो करता है, ठीक है। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, बहुत कम ज़मीन लोगों के पास होती है, क्योंकि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड। एक आपने कहीं पढ़ा होगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कभी ज़िंदगी में, तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे आप देखने को मिलता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस में, कि पूरी फैमिली जो होती है ना, फार्मर्स की पूरी फैमिली वो एक ही लैंड में लगी हुई है काम करने में, ठीक है। यूज़ ऑफ मशीनरी इज़ लिमिटेड, मशीनरी यूज़ लिमिटेड होता है, एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर डन बाय मैनुअल लेबर। मैंने कहा ही था इसमें मैनुअल लेबर लगता है, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर इज़ यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं ये लोग जो फार्म में होता है ना, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इस एग्रीकल्चर में यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई। क्या कहा था मैंने, आउटपुट चाहिए ही चाहिए, मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे यील्ड पर यूनिट एरिया बहुत हाई होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, बट लेबर प्रोडक्टिविटी जो है, पर लेबर प्रोडक्टिविटी वो कम होती है। क्यों मैंने आपसे ऐसा यू डिस्गाइज इन अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट क्यों कहा था, क्योंकि क्या होता है फार्मर का क्या होता है कि जैसे पूरी फैमिली है ना एक ही लैंड में होती है, तो जिस लैंड को संभालने के लिए 2 लोग काफ़ी थे उसमें 7 लोग लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पर पर्सन प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाता है इस वजह से, ठीक है। अब आ जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी के अलावा, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल एंड सम ऑफ अदर जोग्राफिकल फैक्टर्स, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मैनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ मॉनसून एशिया। तो क्या होता है, फंबल कर रही हूँ मैं, तो क्या होता है कि कई बार क्लाइमेटिक, सॉइल और ये सब कंडीशंस की वजह से, चेंज होने की वजह से, ठीक है, क्या रहता है कि हर जगह पैडी नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है। पानी उतना अवेलेबल हर जगह तो होता नहीं है, या कहीं पे ज़्यादा ही अवेलेबल होता है, तो हर जगह पैडी तो ग्रो नहीं की, तो जाहिर सी बात है ना, लैंड जैसी होगी वैसा ही ग्रोथ होगा, ठीक। तो वही है, वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरघम आर ग्रोन इन नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया एंड जापान। अभी मंचूरिया से मेरे को मंचूरियन याद आ गया, मन हो गया खाने का।
इन इंडिया वीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न, इंडिया में अगर वीट का देखा जाए तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी कि पंजाब वाला एरिया जो हो गया आपका, ठीक है, वहाँ पे ग्रो किया जाता है। कौन सा क्रॉप बोला इन्होंने, वीट, है ना, हाँ वीट ग्रो किया जाता है। अब उसके बाद देखिए मिलेट्स जो है वो कहाँ ग्रो किए जाते हैं, इन द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया ड्राई होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती मिलेट्स के लिए, तो वो सही रीजन है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस टाइप के एग्रीकल्चर पे, ठीक है, जो कि वेट पैडी, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोज बाय वेट पैडी एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज। इसमें बेसिकली इरिगेशन का यूज होता है, ठीक है, जो ये वाली लैंड होती है ना, जो जहाँ पे पानी तो इरिगेट करना पड़ता है अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे हमारा वेस्टर्न इंडिया है तो वहाँ पे थोड़ा पानी की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि डेजर्ट एरिया है, तो फिर वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। यूरोपियंस कॉलोनाइज्ड मेनी पार्ट्स इन द वर्ल्ड एंड दे इंट्रोड्यूस सम अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। यूरोपियंस और भी ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर करने के अलग अलग तरीके लेकर आए, ठीक है, सच एज प्लांटेशन विच वर मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड, लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम्स। तो क्या था, वो लोग एक नया टेक्निक लेके आए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, न्यू टाइप का एग्रीकल्चर था। अब इस एग्रीकल्चर में क्या होता था कि ना ज़्यादा प्रॉफिट पे फोकस किया जाता था कि प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो सके और प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे हो, ताकि एक फार्मिंग से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस द्वारा, ठीक है, और कहाँ पे जो उनकी कॉलोनीज होती थी ना वहाँ पे ये लोग करते थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबड़, कॉटन, ऑयल, पाम, शुगर केन, बनानाज एंड पाइनएप्पल्स। इंडिया में तो पता है ना आपको, इंडिगो प्लांटेशन चंपारण एरिया में, तो वो भी एक आप कह लीजिए कि यही प्लांटेशन एग्रीकल्चर था जिसके लिए फोर्स किया जाता था इंडियंस को टू ग्रो इंडिगो। तो वो मतलब यूरोपियंस का स्ट्रैटेजी वैसा ही रहता था। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशंस। तो ये जो फीचर्स हैं इस टाइप की फार्मिंग के क्या है, मतलब लार्ज एरिया में प्लांटेशन हो, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत एरिया चाहिए, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन हमें आनी चाहिए, देन सिंगल क्रॉप से स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी लैंड पे अलग अलग क्रॉप ग्रो करोगे तो हर क्रॉप कम हो जाएगी ना, तो इसलिए एक ही क्रॉप बहुत बड़ी लैंड पे ग्रो करो ताकि प्रोडक्शन बहुत लार्ज अमाउंट में हो। चीप लेबर रिक्वायरमेंट होता था बिकॉज ऑब्वियसली इतना ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इसमें उसमें, कि इनके पास लेबर में इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है, ठीक है। एंड अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक्स द स्टेट्स टू द फैक्ट्रीज, और अच्छा खासा सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड को कोई हल से जोतने तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो है कि उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मार्केट तक जाने के लिए, मतलब मार्केट तक अपने प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड थी, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का बेसिक रिक्वायरमेंट है। फ्रेंच जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं कोकोआ और कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका में फ्रेंच इस्टेब्लिश करते हैं कोकोआ और कॉफ़ी प्लांटेशन, ठीक है। ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया, ब्रिटिश क्या सेटअप करते हैं, टी गार्डन सेटअप करते हैं इंडिया में, श्रीलंका में। रबड़ प्लांटेशन करते हैं मलेशिया में। शुगर केन और बनाना प्लांटेशन करते हैं वेस्ट इंडीज़ में। स्पेनिश और अमेरिकन्स इन्वेस्टेड हैविली इन कोकोनट में हैविली इन्वेस्ट करते हैं। शुगर केन प्लांटेशन में बहुत हैविली इन्वेस्ट करते हैं फिलीपींस में। डच जो है, डच, ये देखिए ये पूरा ना हमें लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हम सिर्फ ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो बहुत सारी मतलब यूरोपियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी, आई थिंक 5-6 कंट्रीज़ थी जहाँ से मतलब आए थे लोग इंडिया में, ताकि या डिफरेंट कॉलोनीज़ में जिनका था, जैसे डच हो गया, जैसे ऑस्टेंड हो गया, जैसे फ्रेंच हो गया, है ना। तो बहुत सारे थे वो, ऐसा नहीं था, डेन्स हो गए।
तो बहुत थे वो। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ द पर्टिकुलर कंपनी, इसमें लगभग 6 कंट्रीज़ की जो है आप कह लीजिए 6 कंट्रीज़ के लोग निकले थे अलग अलग जगह कॉलोनी बनाने के लिए अपनी, और फिर वो अलग अलग जगह पे जाके एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो भी रूल करते थे अपनी कॉलोनी उन्होंने बनाई थी। तो फिर वो वहाँ पे उस तरीके के प्लांटेशन को फोर्स करते थे आगे बढ़ाने के लिए। तो डच, जैसे ये लिखा है ना, डच वंस हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो रही होगी, ठीक है, तो डच वो कंपनी में क्या था, शुगर केन जो है, शुगर केन प्लांटेशन इंडोनेशिया में वो डच वाले ही करवा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो डच का मोनोपोली था। सम कॉफ़ी फैजेंडाज इन ब्राज़ील आर स्टिल मैनेज्ड बाय यूरोपियंस, वो अभी भी जो है वो कौन मैनेज करते हैं, यूरोपियंस ही मैनेज करते हैं। तो यूरोपियन कंपनीज जो थी उसमें सिर्फ हमें लगता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी कंपनीज थी, 6 कंपनीज थी, ठीक है। टुडे ओनरशिप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्लांटेशंस हैज पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, आज के टाइम में ये जो ओनरशिप है ये गवर्नमेंट के हाथ में जा चुकी है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट का ये एक टॉपिक हो चुका है, तो इस वजह से अब इसमें फोर्स्ड जो पहले था कॉलोनीज़ के टाइम पे, कॉलोनियल जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे फोर्स्ड प्लांटेशन होता था, अभी वैसा नहीं है, ठीक है। अब लोगों को ये पता है कि हाँ शायद हमारी जो एरिया है, हमारा एरिया वो इस चीज़ की ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट आया ना, दैट इज़ वेरी यूजफुल, ठीक है, जो कि यूरोपियंस लेकर आए हमारे लिए, ठीक है। अब आते हैं इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। तो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन क्या है, नाम से पता चल रहा है कॉमर्स से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड है। तो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड का जो सेमी एरिड एरिया है वहाँ पे फॉलो किया जाता है ये। वीट जो है प्रिंसिपल क्रॉप है, मेन क्रॉप है, बाकी क्रॉप्स है जैसे कॉर्न, बार्ली, ओट्स है ना, राई आर ऑल्सो ग्रोन, ये भी ग्रो किए जाते हैं। द साइज ऑफ फार्म इज़ वेरी लार्ज, फार्म का साइज बहुत लार्ज होता है ताकि एंड पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है कल्टीवेशन का प्लोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक वो मैकेनाइज्ड किया जा सके, मतलब मशीन्स के थ्रू किया जा सके। लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन इसका यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे अब हम। यहाँ पे दिया हुआ है आपको मैकेनाइज्ड, ये तो क्रेन वगैरह यूज़ कर रहे हैं ये लोग, सॉरी कंबाइंड क्रूज आर केपेबल ऑफ हार्वेस्टिंग ग्रेन ओवर मैनी हेक्टेयर्स इन अ सिंगल डे। तो एक दिन में बहुत सारा क्रॉप जो है ये लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कितनी लिमिटेड है मतलब वर्ल्ड में। आप ये देखिए कि नॉर्थ अमेरिका के इस रीजन में हो रही है, यूरोप के वाले रीजन में हो रही है, ठीक है, एकदम साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। अफ्रीका का तो मतलब देख लीजिए लास्ट ही पॉइंट है ये, केप ऑफ गुड होप वगैरह होगा के आसपास का एरिया होगा, और ये ब्राज़ील, दैट्स इट, इतना ही। तो बहुत कम लिमिटेड है ये तो बहुत ज़्यादा। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन यूरोपियन स्टेपीज, तो यूरोपियन एरिया में जहाँ पे घास फूस ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा ये अवेलेबल होता है। कैनेडियन रीजन में होता है, अमेरिकन प्रेरीज जहाँ पे मतलब अच्छा खासा ग्रासी एरिया होता है। पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना एंड वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड काउंटर बे प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, इन सब एरियाज में क्या होता है आपका ये फार्मिंग प्रेफर की जाती है, विच इज़ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे रोकेंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि हमारा नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एक लाइन हम एनसीईआरटी की कवर कर रहे हैं तो समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप डाउट्स डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।